प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में हमारा जो टॉपिक है वो कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? फंडामेंटल होते हैं। जब आपका ये बढ़िया से तैयार रहेगा तो कहीं भी आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ग्रामर में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। इसे ध्यान से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए इसको। देखिए, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञाएं जो समूहवाचक संज्ञाओं को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। देखिए, जैसे समझिए, इट इज द नेम ऑफ, इट का मतलब कलेक्टिव नाउन लिख सकते हैं आप। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्संस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। एक ही जाति के पर्सन्स या थिंग्स का ग्रुप होता है और उनका नाम होता है। उस ग्रुप का नाम होता है। ग्रुप को कहा क्या जाता है? इट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। एक ही जाति के वस्तुएं होती हैं, पर्सन्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है, उन ग्रुप का नेम होता है, नाम होता है। बात समझ में आए? और एक चीज और ध्यान रखना कि जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, जो समूह बनते हैं, सब कॉमन नाउन होते हैं। कॉमन नाउन का समूह होता है, कॉमन नाउन का ही समूह होता है। देखिए, जैसे आपके सामने हमने लिखा है, देखिए क्या लिखा है? प्राणियों का समूह। प्राणियों का समूह मतलब कलेक्शन ऑफ पीपुल। कलेक्शन ऑफ पीपुल, प्राणियों का समूह। जैसे अ फैमिली लिखा ना, अ फैमिली, परिवार। कौन होते हैं? प्राणी लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं। अ फैमिली, अ टीम। टीम में कौन होते हैं? क्रिकेटर्स जो होते हैं, क्रिकेट खेलने वाले जो लोग होते हैं। टीम प्राणियों का समूह होता है, फैमिली प्राणियों का समूह होता है। एन ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होता है। जो संगीतज्ञ लोग होते हैं, जो संगीतज्ञों की जो मंडली होती है, उनको हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। फिर है ए बेबी ऑफ गर्ल्स या ए बेबी ऑफ लेडीज। औरतों के, लड़कियों का जो समूह होता है उसको बेबी कहते हैं, प्राणियों का समूह है। एक कारवां ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का जो समूह होता है, जिसको हम काफिला कहते हैं, उसको हम कारवां कहा जाता है। कारवां कहा जाता है, CARAVAN, कारवां कहा जाता है। कारवां कहा जाता है। कारवां भी किसका समूह होता है? प्राणियों का समूह होता है। तो प्राणियों के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पक्षियों के समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जानवरों के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मछलियों के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कीट पतंगों के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फलों का समूह हो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फूलों का समूह है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वस्तुओं का समूह है तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दूसरा क्या है? जानवरों का समूह, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स। जानवरों का जो समूह होता है उसको कहते हैं अ हर्ड ऑफ कैटिल। क्या कहते हैं? हर्ड ऑफ कैटिल। ए हर्ड ऑफ कैटिल, ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए ट्रूप ऑफ मंकीज। कैटिल का जो समूह होता है, जिसको हम मवेशी कहते हैं, जानवर कहते हैं, उनके समूह को हर्ड कहा जाता है। शीप के समूह को, भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहा जाता है और बंदरों के समूह को ट्रूप कहा जाता है। ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, हर्ड है,
फ्लॉक है, ट्रूप है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब आपके कलेक्टिव नाउन है। हर्ड है, फ्लॉक है, फिर आपका ट्रूप है, ये सब आपके क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ये बंदरों का समूह है, ये भेड़ों का समूह है, ये मवेशियों का समूह है। तो जानवरों के समूह को हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रहते हैं। एक चीज ध्यान देना है, कलेक्टिव नाउन में सबके साथ ग्रुप लगाना। ग्रुप जैसे आप लिख दीजिए अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ कैटिल, अ ग्रुप ऑफ शीप, अ ग्रुप ऑफ मंकी, तो गलत हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, मछलियों के लिए, कीट पतंगों के लिए, फलों के लिए, फूलों के लिए, वस्तुओं के लिए, जितनी भी चीजें हैं इन सब के लिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। एक ही शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत ध्यान से समझना है, इसको याद करना है, तैयार रखना है इस चीज को। दूसरी बात क्या है, पक्षियों का जो समूह होता है, पक्षियों के समूह को भी हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का जो समूह होता है फ्लॉक, तो ये फ्लॉक भी क्या है आपका? तो फ्लॉक शीप के लिए भी प्रयोग किया जाता है, चिड़ियों के लिए भी फ्लॉक का प्रयोग किया जाता है, झुंड होता है चिड़ियों का। ए वॉच ऑफ नाइटिंगेल्स, नाइटिंगेल्स क्या है? एक पक्षी है जिसको हम बुलबुल कहते हैं। तो बुलबुलों के झुंड को वॉच कहा जाता है। इसके माने घड़ी नहीं होगा, कलाई घड़ी मान लीजिए। वॉच, वॉच का मतलब घड़ी भी होता है, वॉच का मतलब देखना भी होता है। ध्यान पूर्वक देखने को वॉच कहा जाता है, कि हम किसी को वॉच कर रहे हैं, उनकी निगरानी कर रहे हैं, तो वॉच है। तो नाइटिंगेल का मतलब है बुलबुल के जो ग्रुप होता है, बुलबुलों का जो झुंड होता है, उसको वॉच कहा जाता है। ए ब्रूड ऑफ चिकन्स, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, मुर्गी बच्चे, मुर्गियों के बच्चों का जो झुंड होता है उसको ब्रूड कहते हैं। ब्रूड, BROOD, ब्रूड कहा जाता है। इस प्रकार ब्रूड आपका है, ट्रूप है, वॉच है, फ्लॉक है, हर्ड है, ये सब क्या है? ये सब टीम है, ऑर्केस्ट्रा है, वेवी है, कारवां है और फैमिली है। ये सब आपके कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। ध्यान देखिएगा। मछलियों का समूह, मछलियों के समूह को भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अ सोल ऑफ व्हेल्स, मछली का समूह है। मछलियों के समूह को ग्रुप नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ग्रुप नहीं लिखेंगे, सोल लिखा जाता है, SHOL, सोल लिखिए। और चाहे आप स्कूल भी लिख सकते हैं, ए स्कूल ऑफ व्हेल्स। स्कूल वही स्कूल जिससे पढ़ाई होती है, वही स्कूल, स्पेलिंग वही रहेगी, लेकिन वो यहाँ सोल जब स्कूल लिखा रहेगा तो मतलब ये रहेगा कि वो मछलियों का झुंड हो सकता है। मछलियों का झुंड है तो ए सोल ऑफ व्हेल्स लिखिए और चाहे ए स्कूल ऑफ व्हेल्स लिखिए, दोनों बात सही है। ए सोल ऑफ फिश, मछलियों का जो झुंड होता है, इसको हम स्कूल भी लिख सकते हैं। स्कूल भी लिखते हैं, लिख सकते हैं, स्कूल भी लिखा जाता है। तो ए सोल ऑफ व्हेल्स लिखिए, ये मछली है व्हेल। ए सोल ऑफ हेरिंग्स, मछली है। ए सोल ऑफ हेरिंग, सार्डिंग, अल्कोबिच, हुलैक, पुलैक, डॉल्फिन, तो ये सब मछलियां हैं। ए सोल ऑफ फिश, तो स्कूल भी आप लिख सकते हैं मछलियों के लिए। मछलियों के ग्रुप को दिखाने के लिए स्कूल का प्रयोग किया जा सकता है। कीट पतंगों का समूह, जो कीट पतंग होते हैं, वो कीट पतंग क्या है? इसे मधुमक्खी है, तो मधुमक्खियों का जो समूह होगा ग्रुप नहीं लिखेंगे। मधुमक्खियों के समूह के लिए हम स्वार्म का प्रयोग करते हैं। स्वार्म, ए स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का समूह, मधुमक्खियों का झुंड, मधुमक्खियों का समूह जो ग्रुप होता है। एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटी है, कीट पतंगा है, चींटी है, चींटियों के समूह को आर्मी कहा जाता है। आर्मी, और आर्मी सोल्जर वाले भी होते हैं, तो उसको लिखा जाता है एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। इसमें एन आर्मी ऑफ एंड्स, चींटियों के समूह को आर्मी कहा जाता है। एक कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स, टर्माइट्स, TERMITES, टर्माइट्स, मतलब टर्माइट का मतलब क्या होता है? दीमक। दीमक के समूह को, दीमक के समूह को हम कॉलोनी कहते हैं। इस प्रकार जितने भी आप देख रहे हैं अलग अलग कलेक्टिव नाउन प्रयोग किए गए, जैसे कॉलोनी है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, स्वार्म कलेक्टिव नाउन है, देख रहे हैं ना आप। अब नेक्स्ट देखिए, फलों का समूह, फलों का जो समूह होता है इनको भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, लेकिन उसके लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे।
काम बाप बनानाज, काम माने कंघी होता है ना कंघी, लेकिन यहां पर कंघी नहीं होगा। काम का मतलब होगा एक काम बाप बनानाज माने जो केले होते हैं, केलों का ग्रुप होता है, उनका जो ग्रुप बनता है उसको काम्ब कहते हैं, COMB काम्ब। इसी काम का मतलब कंघा भी होता है, कंघी भी होता है, लेकिन यहाँ कंघी और कंघा से कोई मतलब नहीं है। एक काम बाप बनानाज, केलों का जो झुंड होता है, केलों का जो समूह होता है उसको काम्ब कहा जाता है। फूलों का समूह, फूलों के समूह को भी हम बंच से संबोधित करते हैं, बंच कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करते हैं। बंच, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। ए बकेट ऑफ रोजेज, गुलाब के फूल का जो गुच्छा होता है, बकेट, या ए बकेट ऑफ जैस्मिन्स, ए बकेट ऑफ रोजेज, ए बकेट ऑफ मैग्नोलियाज। तो जितने भी फूलों के गुच्छे होते हैं वो बकेट कहे जाते हैं या बंच के रूप में संबोधित किए जाते हैं, बंच भी लिखा जाता है। वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह जैसे अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज का जो समूह होता है, ये वस्तु है, शिप वस्तु है, तो इसके समूह को हम फ्लीट कहते हैं। फ्लीट, FLEET, क्या कहते हैं? FLEET, फ्लीट कहा जाता है। ए फ्लीट ऑफ शिप्स माने जहाजी बेड़ा, जहाजों का समूह होता है। ए सीरीज ऑफ बुक्स, किताबों की श्रृंखला, श्रृंखला, सीरीज ऑफ बुक्स। तो एक चीज और भी लिखा जा सकता है बुक्स के लिए, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, क्या लिख सकते हैं? लाइब्रेरी, LIBRARY, ये भी लिखा जा सकता है। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स भी कहीं ना कहीं लिखा रहता है, किताबों में लिखा रहता है। ए सीरीज ऑफ बुक्स भी सही है, ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स भी आपका सही है। ए क्लस्टर ऑफ ट्रीज, ट्रीज का मतलब पेड़ों का जो झुंड होता है, क्लस्टर, क्लस्टर भी लिख सकते हैं आप। और एक शब्द CLUMP, क्लम्प भी लिख सकते हैं इस पेड़ों के लिए, पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए क्लम्प, मतलब पेड़ों का जो समूह होता है उसको हम क्लस्टर के नाम से जानते हैं। अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज, ए रो ऑफ, ए रो कहां लिखा? ए रो ऑफ हाउसेज लिखा है ना, देखिए, ए रो ऑफ हाउसेज ये लिखा है। घरों की जो कतार होती है, मकान की जो कतार होती हैं उनको रो कहा जाता है, समूह में जो होते हैं रो कहा जाता है, पंक्ति कहा जाता है। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को गैलेक्सी कहा जाता है। गैलेक्सी क्या कहते हैं? गैलेक्सी, GALAXY, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। ए वर्ड ऑफ नोट्स, जो नोटों की जो गड्डियां होती, गड्डियों का जो समूह होता है उसको वर्ड कहा जाता है, WAD। वर्ड बोल रहे हैं, बैड नहीं, बैड में तो बुरा होता है, वर्ड, WAD, वर्ड बोला जाता है। ए हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का जो ढेर लगा रहता है, पत्थरों का, गिट्टियों का जो ढेर लगा रहता है वो हीप होता है, इसको ढेर कहते हैं, ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है। ए हीप ऑफ स्टोन्स, बात समझ में आ गया? इस प्रकार और देखिए, और कलेक्टिव नाउन देखिए, ए ट्रेन ऑफ डंकीज, ए ट्रेन ऑफ डंकीज, जो गधे का तांता लगा रहता है, गधों का झुंड रहता है, उसको हम ट्रेन से संबोधित करते हैं, ट्रेन शब्द से। ट्रेन कलेक्टिव नाउन है, उसको, उसके लिए ट्रेन लगाते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, जो डाकू होते हैं, डकैत होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, गैंग कहते हैं, गैंग कहते हैं, चाहे बैंड कहते हैं, बैंड भी कहा जाता है, बैंड, BAND, बैंड भी कहा जाता है। यहाँ रॉबर्स लिखा हो चाहे लिखा हो थीव्स, थीव्स लिखा हो, दोनों सही है। ए लिटर ऑफ पपीज, पिल्लों का जो झुंड होता है या बिल्ली के बच्चों का जो झुंड होता है वो लिटर कहलाता है। इस प्रकार ये आपके कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। बात समझ में आ गया? तो कुल मिला करके फिर देखिए लिखा, ए जूरी ऑफ जजेज, जो पंच होते हैं, पंचों का जो समूह होता है, न्यायाधीशों का जो समूह होता है उसको जूरी कहते हैं, या जूरी लिख दीजिए। और चाहे जजेज के लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है कलेक्टिव नाउन में, जिसको हम बेंच कहते हैं। बेंच नहीं कि सीट पे बैठ रहे हो, बेंच पे बैठ रहे हो, सीट बेंच वाला नहीं हो, बेंच, बेंच कहते हैं। जो जजों का जो बेंच होता है उसको बेंच कहा जाता है। ए बेंच आप जजेज लिख सकते हैं आप, चाहे जूरी आप जजेज लिख सकते हैं। ए पाइल ऑफ वुड, लकड़ी का जो ढेर होता है। इस प्रकार ये जितने आपके हैं ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। बात समझ में आ गया? तो अलग अलग, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो फूल है, चाहे वो फल है, कीट पतंगे हैं, मछलियां हैं, जानवर है, पंछी है, प्राणी है,
जितने लोगों का समूह होगा उनका एक नाम होता है, वो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, जो आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। लेकिन अब इसमें ये चीज जानना है कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या जानना है, जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, इस बात पर हमें चर्चा करनी है। इस बात को हमें जानना है कि जो हमारा सिंगुलर होता है, कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो बताइए भाई क्या होता है, उसको हम सिंगुलर में यूज करेंगे कि प्लूरल में यूज करेंगे? तो जवाब क्या मिलना चाहिए? जवाब ये मिलना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जैसे आपके सामने हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, देखिए एक शब्द लिख रहे हैं जूरी, एक शब्द लिख रहे हैं कमेटी, एक शब्द लिख रहे हैं मॉब, एक शब्द लिख रहे हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, टीम, ये शब्द आपके सामने। अब ये सिंगुलर में ये सब है, कलेक्टिव नाउन है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। अब ये सिंगुलर में प्रयुक्त होंगे कि प्लूरल में? तो ये सिंगुलर में भी प्रयुक्त होंगे और प्लूरल में भी प्रयुक्त होंगे। तो कब सिंगुलर होगा और कब प्लूरल होगा ये जानना जरूरी। कॉन्सेप्ट, इसी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी वाक्य को लिखते समय किन किन चीजों का होना जरूरी है? किन किन चीजों का होना जरूरी है? सब्जेक्ट का होना जरूरी है, फिर वर्ब का होना जरूरी है और फिर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ये सब्जेक्ट क्या होते हैं? या तो नाउन होते हैं, क्या होते हैं? नाउन होते हैं, या तो प्रोनाउन होते हैं। इन होते हैं, ये जो सब्जेक्ट होते हैं या तो नाउन होते हैं तो प्रोनाउन होते हैं। ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। अब बचा वर्ब। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब की स्थिति क्या होती है? वर्ब जो लगाया जाता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। ध्यान रखना, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ध्यान रखिएगा। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। मतलब ये नियम लगता है, देखिए एस, ये नियम देखिए, देखते रहिए, पी पी, ये नियम लगता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ये नियम लगता है। इस नियम का फॉलो सेंटेंस में करना पड़ता है। तो प्रश्न बनता है कि ये जो आपका ये कब सिंगुलर होंगे कब प्लूरल होंगे? ध्यान दीजिएगा। तो सिंगुलर तब होंगे, ध्यान दीजिएगा, सब शब्द लिखे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए सिंगुलर तब होंगे जब ए शब्द जो हमने लिखा है, क्या? जूरी, कमेटी, मॉब, गवर्नमेंट, हाँ ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, गवर्नमेंट, ये जो शब्द आपके सामने लिखे गए हैं ये सिंगुलर कब होंगे? देखिए जब ए, पहला देखिए बिंदु, वर्क करेंगे, वर्क्स एज ए यूनिट। यूनिट के पूर्व ए का प्रयोग होता है नहीं, ध्यान रखिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन या से होता है, इसीलिए वर्क्स एज ए यूनिट, वर्क्स एज ए यूनिट, एक यूनिट के रूप में काम करेंगे, कंबाइंड होके काम करेंगे और उनमें एकता बनी रहेगी, समरूपता बनी रहेगी। तो हमारा इनके साथ आने वाला जो वर्ब होगा और प्रोनाउन होगा, दोनों किस रूप में होंगे? सिंगुलर रूप में होंगे। सिंगुलर रूप में, किस रूप में होंगे? सिंगुलर। वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर होंगे। लेकिन अगर ये वर्क कैसे कर रहे हैं? वर्क्स
सेपरेटली। अगर ये अलग अलग होकर काम करते हैं, ये सब अलग अलग होकर काम करते हैं, तो हमारा वर्ब क्या होगा? तब ये हमारा वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। वर्ब भी प्लूरल होगा और प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। और अपना ये प्लूरल रहेंगे ही कि अगर सिंगुलर होंगे तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर। ठीक है। और उसके साथ जो आने वाला प्रोनाउन होता है, जिसको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो भी, तो वो सब सिंगुलर होंगे। अब प्लूरल अगर होगा तो सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, उसके साथ आने वाले प्रोनाउन भी प्लूरल। जो देखिए, जैसे आप कॉन्सेप्ट समझिए सेंटेंस के द्वारा। जैसे देखिए हम सेंटेंस लिखे हैं, द टीम इज स्ट्रांग। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा। द टीम इज स्ट्रांग, द टीम इज स्ट्रांग। अब देखिए दूसरा, द टीम लिखा है ना, द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रेन। सेंटेंस देखिए, अब इस टीम के साथ इज का प्रयोग किया गया है। देख रहे हैं ना, ये टीम क्या है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आया है। सही है, क्योंकि टीम है, किसी की टीम है, इंडियन टीम है, चाहे जो टीम है, वो टीम स्ट्रांग है, मजबूत है। सब लोग यूनिट बना के एक सदस्य काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, समरूपता बनी हुई, स्ट्रांग है। लेकिन इसमें क्या है, जो टीम, यहां पर जो टीम है, ये टीम में जो लोग हैं वो सब झगड़ा कर रहे हैं, अलग अलग सब झगड़ा झंझट कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। देखिए, द टीम आर क्वेरलिंग, इसमें जितने लोग हैं सब एक मत अगर होते तो झगड़ा होने की बात नहीं थी। अगर एक मत होते तो झगड़ा नहीं होता। क्या है? अलग अलग मत के हैं तो झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए यहां टीम क्या होगा? टीम प्लूरल होगा। तो जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। और इसके साथ अगर प्रोनाउन का भी प्रयोग करना पड़ता तो भी प्लूरल प्रोनाउन प्रयोग होता है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात समझिए, जैसे दूसरा सेंटेंस लिखे हैं, द मॉब हैज रिवोल्टेड। ध्यान दीजिएगा, द मॉब हैज रिवोल्टेड, फिर द मॉब वर divided in all directions। देखिए, मॉब माने भीड़ होता है। मॉब माने भीड़, कैसी भीड़? एक क्राउड माने भीड़ होता है, भीड़ होता है तो सामान्य भीड़ लगी, इससे कहीं कोई हो गया, कुछ बात हो गई, 10-20 लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन भीड़ लग गई है। लेकिन ये मॉब जो होता है, ऐसी भीड़ होती है जो क्रोधित जनता होती है, क्रोधित लोग होते हैं, एंग्री पीपुल जो लोग होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्साए लोग होते हैं, किसी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, बवाल कर देते हैं, उनको मॉब कहा जाता है। द मॉब हैज रिवोल्टेड, भीड़ ने क्या किया है? विद्रोह कर दिया है। अब देखिए, मॉब सब मिलके विद्रोह किए हैं, सब एक जैसे एक मिलके विद्रोह किए हैं, तो सिंगुलर वर्ब लिया हुआ है। देखिए, है लगा है, सिंगुलर वर्ब है। लेकिन मॉब इसमें क्या है? डिवाइडेड हो गई, बट गई, कई दिशाओं में, सभी दिशाओं में बट गई। और जब बट जाता है, जब सेपरेटली काम होना शुरू होता है, तो वर्ब हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है, और हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल होता है। ध्यान रखिए, इसी से जब सेंटेंस लिखेंगे कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो पाएगा, ऐसे नहीं क्लियर हो पाएगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। द मॉब हैज रिवोल्टेड, मिलके काम किया, विद्रोह कर दिया, यूनिट बना के काम किए, सब लोग एक जैसे हैं, एक समान मत से हैं। लेकिन इसमें क्या? डिवाइड हो गए। जैसे इसमें तो झगड़ा झंझट कर रहे थे, अगर एक मत होते झगड़ा नहीं होता, अलग अलग मत के झगड़ा हो गया तो सब अलग अलग हो गए।
तो अलग होने पर वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। द मॉब वर डिवाइडेड, यहां जो भीड़ है, जो लोगों की भीड़ है, गुस्साए हुए लोगों की जो भीड़ है वो डिवाइड हो गई कई दिशाओं में। और समझ लीजिए, द जूरी हैज गिवन इट्स, द जूरी हैज गिवन इट्स ओपिनियन। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत बढ़िया है। द जूरी हैज गिवन इट्स ओपिनियन, बहुत ध्यान समझिएगा। दूसरा सेंटेंस है, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। आप समझिए ध्यान से। अब देखिए, जूरी है जिसको हम क्या कहते हैं, पंच। क्या कहते हैं, पंच। जानते हो पंच, जैसे कक्षा मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी पंच परमेश्वर, पंच पढ़े होंगे, जानते होंगे इसके बारे में, पंच परमेश्वर के बारे में। पंच ग्रुप होता है ना, ग्रुप ऑफ जजेज, जज होते हैं जो न्याय करने वाले लोग होते हैं, उनकी ग्रुप होता है। पंच से कहते हैं, पंच हिंदी में पंच कहा जाता है। द जूरी हैज गिवन इट्स ओपिनियन, अब जूरी ने अपने ओपिनियन को दे दिया है, जो भी उनका दृष्टिकोण था दे दिया है। सब लोग मिल करके, जितने भी लोग उसमें थे, सब लोग मिल करके अपने ओपिनियन को सुना दिया, सब लोग एक मत हैं। तो जूरी अब क्या है, सिंगुलर हो गया। और जब सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्रोनाउन भी, जो प्रोनाउन आया हुआ है, लेकिन ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में है, तो ये जो आया है ये भी अपना सिंगुलर रूप लेगा। कौन सा रूप लेगा, सिंगुलर रूप लेगा। अब देखिए, अब द जूरी वर डिवाइडेड, अब उसमें जूरी में 4 लोग थे, 5 लोग थे, 10 लोग थे, जो भी थे। तो जब ये क्या हुए, बट गए, किसी ने अपना ओपिनियन दिया, किसी ने अपना ओपिनियन दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, सब इनके जो ओपिनियन थे बट गए। अब जब ओपिनियन बट गया तो जूरी हमारा क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, आने वाला वर्ब भी प्लूरल है, और प्रोनाउन भी जो उसके साथ प्रयोग किया गया है वो भी क्या है, प्लूरल के रूप में प्रयोग किया गया। दे दे यहां इट्स लगा था और यहां पर देयर लगा था। सिंगुलर में इट्स और प्लूरल में देयर का प्रयोग होता है। सिंगुलर में इट्स और प्लूरल में देयर का प्रयोग होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो जूरी हुआ, कमेटी हुआ, मॉब हुआ, गवर्नमेंट हुआ, एक कब सिंगुलर है कब प्लूरल है ये डिपेंड करेगा कॉन्सेप्ट पर। जब वो यूनिट बन के एक जैसे काम करेंगे तब सिंगुलर होंगे, और जब सेपरेटली काम करना शुरू करेंगे, अलग अलग बढ़ जाएंगे, उनके भेद, उनके मतों में क्या होगा। जैसे मान लो सेंटेंस आ गया, द कमेटी वर डिवाइडेड। इन, वही चीज है, देयर ओपिनियन। अब जो कमेटी थे, कमेटी में कुछ लोग थे, उनके जो मत थे, उनके जो ओपिनियन थे, वो क्या हुए, बट गए। और जब बट गए तो क्या हुआ, ये प्लूरल ए भी हुआ, प्लूरल ए भी हुआ, प्लूरल मतलब सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, और हमारा प्रोनाउन भी क्या है, प्लूरल के रूप में है। बात कंसेप्ट क्लियर हुआ? लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज और, ये सब कॉमन नाउन ही होते हैं, ग्रुप जो होते हैं। लेकिन एक चीज समझना है कि जब कलेक्टिव नाउन से कई ग्रुपों का बोध होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यही चीज तो समझने वाला इसमें है। जब कलेक्टिव नाउन में एक से अधिक ग्रुप का बोध होता है तो वो शब्द कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसे देखिए, समझिए ध्यान से, सेंटेंस देखें समझ में आएगा। There are 40 students, बहुत ध्यान समझिएगा, in my class। अब देखिए, एक क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कि मेरे क्लास में
मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, है ना, ध्यान समझिए बहुत ध्यान से। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। अब अगर इस तरह आ जाए कि देयर आर 40 क्लासेज इन माई स्कूल। अब ये क्या हुआ, अब ये समूह थोड़ी दिखा रहा है। अब ये क्या 40 क्लासेस का मतलब 40 कमरे हो गए। मेरे स्कूल में 40 कमरे हैं, यहां क्लासेस का मतलब कमरे हो जाएंगे। तब ये क्लास का अब ये किसका काम करेगा, कॉमन नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा, कॉमन नाउन का काम करेगा। जैसे और समझ लीजिए दूसरा एग्जांपल कि देयर आर 11 मेंबर्स इन माई फैमिली। समझिएगा ध्यान से, मेरे परिवार में कितने हैं, 11 सदस्य हैं। अब ये फैमिली क्या है, कौन सा नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। कौन सा नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। ये कलेक्टिव नाउन हो गया आपका। लेकिन इस तरह अगर आ जाए कि देयर आर 100 फैमिलीज इन माई विलेज। मेरे गांव में 100 घर हैं। अब यहां फैमिलीज का मतलब क्या है, परिवार का। 100 परिवार का मतलब है नहीं, 100 ये घरों को संबोधित कर रहा है। देयर आर 100 फैमिलीज इन माई विलेज, मेरे गांव। अब ये फैमिली, यहां तो फैमिली आपका कलेक्टिव नाउन हुआ, लेकिन यहां फैमिलीज क्या है, ये कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। इस तरह कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है, कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होता है। आई होप यह टॉपिक आपके समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहीं भी कोई कसर छोड़ा नहीं है, कोई कसर नहीं छोड़ी आपको समझाने में। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम आएंगे वो मटेरियल नाउन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। बहुत ही सुंदर टॉपिक, बहुत ही अच्छे ढंग से उसको समझाया गया है, या समझाएंगे उसको, मटेरियल नाउन को। उस वीडियो में आप देखेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।